कल्पना कीजिए एक ऐसा समाज जहां कुछ लोग जन्म से ऊंचे कहलाते हैं और कुछ लोग जन्म से ही सेवक, अछूत, गुलाम बना दिए जाते हैं। जहां इंसान की कीमत उसके कर्म से नहीं बल्कि उसकी जाति से तय होती है। ऐसे ही अंधेरे समय में एक व्यक्ति खड़ा हुआ। उसके हाथ में तलवार नहीं थी, उसके हाथ में थी एक किताब। उस किताब का नाम था गुलामगिरी। यह सिर्फ एक किताब नहीं थी, यह उन करोड़ों बहुजनों की आवाज थी जिन्हें सदियों से चुप कराया गया था। आप महान बहुजन पुरुषों के पुस्तक का विश्लेषण बहुजन ऑडियो बुक पर सुन पाएंगे है डेली। इस चैनल पर मोटिवेशनल बुक की समरी लाते हैं। हमें सपोर्ट करें ताकि हमारा ये बहुजन ऑडियो बुक चैनल की मजबूती मिले। एक गुलामगिरी कैसी किताब है? गुलामगिरी एक सामान्य धार्मिक या साहित्यिक पुस्तक नहीं है। यह एक क्रांतिकारी, वैचारिक और सामाजिक जागृति की किताब है। इसमें ज्योतिराव फुले ने ब्राह्मणवादी व्यवस्था, मनुवाद और जातिगत शोषण पर खुलकर प्रहार किया है। यह किताब संवाद शैली, डायलॉग फॉर्मेट में लिखी गई है, जैसे कोई गुरु अपने शिष्य से सवाल पूछता है और सच्चाई उजागर करता है। फुले ने पौराणिक कथाओं की आलोचना की। उन्होंने बताया कि कैसे देवताओं और असुरों की कहानियां दरअसल शोषकों और शोषितों की प्रतीक हैं। वे कहते हैं, असली असुर कौन थे, असली आर्य कौन थे और किसने किसको गुलाम बनाया। यह किताब बहुजन समाज को उनकी असली पहचान बताती है। यह किताब कहती है, तुम गुलाम पैदा नहीं हुए हो, तुम्हें गुलाम बनाया गया है। दो गुलामगिरी किस चीज का समाधान देती है? गुलामगिरी सिर्फ समस्या नहीं बताती, वह समाधान भी देती है। समाधान एक, शिक्षा फुले का सबसे बड़ा हथियार था। शिक्षा, वे कहते थे, शिक्षा ही मुक्ति का रास्ता है। उन्होंने लड़कियों और शूद्र अतिशूद्रों के लिए स्कूल खोले। समाधान दो, मानसिक गुलामी से मुक्ति। फुले बताते हैं कि असली गुलामी शरीर की नहीं, दिमाग की होती है। जब कोई व्यक्ति खुद को हीन समझने लगे, वही सबसे बड़ी हार है। गुलामगिरी आत्मसम्मान जगाती है। समाधान तीन, संगठन और एकता। फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। वे कहते थे कि बहुजन अगर एकजुट हो जाए तो कोई उन्हें दबा नहीं सकता। समाधान चार, अंधविश्वास से मुक्ति। किताब कहती है, धर्म के नाम पर जो अन्याय हो रहा है उसे पहचानो। भगवान के नाम पर अगर तुम्हें दबाया जा रहा है तो सवाल पूछो। तीन, गुलामगिरी कुछ लोगों को क्यों चुभती है? सच हमेशा चुभता है। गुलामगिरी ने उस समय की सत्ता को चुनौती दी। उसने धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या पर सवाल उठाए। कुछ लोगों को इसलिए चुभती है क्योंकि यह जाति व्यवस्था की जड़ों को हिलाती है। यह विशेषाधिकार, प्रिविलेज को उजागर करती है। यह शोषण को धर्म कहकर ढकने की कोशिश को बेनकाब करती है। जब कोई किताब कहती है, तुम्हारी श्रेष्ठता जन्म से नहीं, व्यवस्था से आई है, तो जिनकी श्रेष्ठता पर सवाल उठता है उन्हें दर्द होना स्वाभाविक है। चार, गुलामगिरी से क्या फायदा होगा? आत्मसम्मान जागेगा। बहुजन समाज अपने इतिहास को नए नजरिए से देखेगा। शिक्षा की प्रेरणा समझ आएगा कि पढ़ाई क्यों जरूरी है। सामाजिक एकता, जाति के अंदर बंटे समाज को जोड़ने की प्रेरणा मिलेगी। अन्याय के खिलाफ आवाज डर कम होगा। सवाल करने की हिम्मत बढ़ेगी। अंधेरे का गांव एक गांव था जहां सूरज तो उगता था, लेकिन रोशनी सबके हिस्से में बराबर नहीं आती थी। गांव में दो हिस्से थे, ऊपर बस्ती और नीचे बस्ती। ऊपर बस्ती के लोग मंदिर के पास रहते थे, नीचे बस्ती के लोग मंदिर के बाहर। नीचे बस्ती के बच्चों को सिखाया जाता था, तुम्हारा काम सेवा करना है। उनमें से एक बच्चा था, काशी। काशी ने एक दिन अपने पिता से पूछा, बाबा, हम मंदिर के अंदर क्यों नहीं जा सकते? पिता चुप रहे, क्योंकि उन्हें भी जवाब नहीं पता था। एक दिन गांव में एक आदमी आया, उसका नाम था ज्योतिबा। उसने बच्चों को इकट्ठा किया और पूछा, तुम्हें किसने कहा कि तुम छोटे हो? बच्चे बोले, पुजारी जी कहते हैं। ज्योतिबा मुस्कुराए। उन्होंने एक किताब निकाली, गुलामगिरी। उन्होंने पढ़ना शुरू किया। उन्होंने बताया कि कैसे इतिहास को इस तरह लिखा गया कि कुछ लोग हमेशा राजा बने और कुछ हमेशा दास। उन्होंने कहा, अगर भगवान ने सबको बनाया है तो फिर भगवान ने कुछ को नीचा और कुछ को ऊंचा क्यों बनाया? या फिर यह कहानी किसी इंसान ने बनाई?
बच्चों के दिमाग में पहली बार सवाल उठा। सच्चाई का तूफान गांव के ऊपरी हिस्से में खबर फैल गई। वह आदमी बच्चों को भड़का रहा है, लेकिन ज्योतिबा ने किसी को भड़काया नहीं। उन्होंने सिर्फ पढ़ाया। उन्होंने कहा, गुलामी कोई ईश्वर की देन नहीं है, यह सत्ता की देन है। उन्होंने पौराणिक कथाओं को नए नजरिए से समझाया। उन्होंने बताया कि असुर असल में मेहनतकश लोग थे और देव सत्ता के प्रतीक थे। सावित्री की रोशनी, यहां हम उनकी पत्नी सावित्रीबाई का संदर्भ भावनात्मक रूप में लेते हैं। ज्योतिबा अकेले नहीं थे, उनके साथ थीं सावित्री। वे लड़कियों को पढ़ाती थीं। लोग उन पर कीचड़ फेंकते थे, लेकिन वे रोज स्कूल जाती थीं, क्योंकि वे जानती थीं अगर एक लड़की पढ़ेगी तो पूरी पीढ़ी बदलेगी। काशी का बदलाव कुछ साल बीते। काशी पढ़ लिख गया। एक दिन वही काशी गांव की पंचायत में खड़ा हुआ और बोला, हम गुलाम नहीं हैं, हम इस धरती के मूल निवासी हैं, हमें बराबरी चाहिए। उसकी आवाज में डर नहीं था। यह बदलाव गुलामगिरी ने किया था। असली संदेश गुलामगिरी हमें सिखाती है। इतिहास को आंख मूंद कर मत मानो। सवाल पूछो, अपने आत्मसम्मान को पहचानो, शिक्षा को हथियार बनाओ। अंत नहीं, शुरुआत गुलामगिरी का अंत किसी कहानी की तरह समाप्त नहीं होता। यह हर पाठक के अंदर एक नई शुरुआत करता है। जब कोई बहुजन युवक या युवती इसे पढ़ता है तो उसके अंदर एक आग जलती है, ज्ञान की आग, और वही आग सदियों की अंधेरी गुलामी को खत्म कर सकती है। अंतिम संदेश, गुलामगिरी सुनना और पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह हमें हमारे होने का अर्थ समझाती है। यह बताती है कि गुलामी हमारी पहचान नहीं है, हमारी पहचान है संघर्ष, मेहनत और आत्मसम्मान। अगर बहुजन समाज इस किताब को समझ ले तो समाज में नई क्रांति आ सकती है।